अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज़ में बहुत ज़्यादा रश है। जिस दोस्त को कॉल करो, जिस घर में बात करो, लोग बीमार हैं। क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं? इसकी ज़िम्मेदारी किसकी तरफ जाती है? हम ख़ुद अपना ख़्याल नहीं रख पाते हैं, हमारी ग़िज़ा सही नहीं है, हमारा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, या हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए हमारी सेहत के हवाले से वो जो है वो हुकूमत नहीं कर रही है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि जनाब हॉस्पिटल में क्या टेक केयर हो रही है। मैं तो चाहता हूँ हॉस्पिटल वीरान हो जाए, हॉस्पिटल में रश ही ना हो। हमें हॉस्पिटल जाने से पहले लोगों को रोकना है कि जनाब कोई बीमार ही नहीं होना चाहिए, और फिर बीमार हो जाता है, चले हो जाते हैं बीमार, तो उसके बाद जो है उसकी कितनी परसेंटेज हो रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। हम अगर कंपैरिजन करें दुनिया से पाकिस्तान का, तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो इसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर्स मौजूद हैं, उसका तारुफ़ कराता हूँ। डॉक्टर कोमल हमारे साथ हैं जो कि कंसल्टेंट हैं फिजिशियन एट जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल छापड़िया साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन हैं आप, और उसके साथ साथ आपने मीडिया में देखा होगा कि हेल्थ के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू करते हैं, एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। कोमल, आप क्योंकि जिना हॉस्पिटल के अंदर हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आजकल या पिछले हम 2 महीने में अगर जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ के आ रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन हेयर। अभी जो हमारे पास ये है कि सीज़न चेंज होने की वजह से हमारे पास मलेरिया के केसेस, टाइफाइड के, डेंगू के, उसके अलावा भी अदर वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली हमारे पास आ रहे हैं। और जो आज सुबह की है बात है कि हमारे पास अगर एडमिशन्स होते हैं तो उसमें मोस्टली पेशेंट्स मलेरिया के साथ हैं। काफ़ी पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग मेडिसिन देकर ओपीडी बेसिस पे एडवाइस कर देते हैं। अदरवाइज़ जो सिक पेशेंट्स होते हैं, क्लिनिकली स्टेबल नहीं है, उनको हम लोग हॉस्पिटलाइज़ भी करते हैं। बाकी उसके अलावा टाइफाइड है, वायरल इन्फेक्शंस तो हैं ही हमारे पास, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, यानी आपको क्या लग रहा है, नंबर ज़्यादा हैं, यानी कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही है? जी, बिल्कुल। मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा है, बल्कि अगर आप पिछले साल का डेटा उठा लें, अभी का डेटा उठा लें WHO का, जो उन्होंने 2021 और 22 का दिया है, उसमें मोर देन मिलियन जो है उसमें केसेस में डिफरेंस आ रहा है। लाइक अगर 21 में 2.6 था, तो नेक्स्ट ईयर 22 के डेटा के अंदर उन्होंने 3.2 मिलियन का डेटा दिया हुआ है। और इसका एक रीज़न हमारे पास जो लास्ट टू लास्ट ईयर फ्लड आया था, जिसकी वजह से हमारे सिंध के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो हैं अफेक्ट हुए थे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। सैनिटेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, पेशेंट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो यही सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा सर्ज आया है इस केसेस के अंदर। अच्छा, ये जो मच्छर की वजह से जो जो डिजीज़ होती हैं वो कौन-कौन सी हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त ज़्यादा हैं? बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो आपकी जो है मच्छर की वजह से होती हैं। मोस्ट कॉमन आपके हैं मलेरिया है, डेंगू है, उसके अलावा आपके पास चिकनगुनिया के केसेस होते हैं। ये सारे जो है मच्छर के साथ फैलते हैं, एक से दूसरे मरीज़ को लग ज़्यादा सकते किससे हैं। डरना चाहिए, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, किससे डरना चाहिए? वो डिपेंड करता है, वी कांट से कि कौन-सा इन्फेक्शन किसी को ज़्यादा नुकसान दे सकता है। हाँ। पेशेंट मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। डेंगू के पेशेंट भी जो है शॉक के साथ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जो चिकनगुनिया के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर अपैरेंटली फ़ीवर तो सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन उनका जो जॉइंट पेन है, वो मंथ्स तक रहता है। कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा सीवियर है कि उनको लॉन्ग रन में भी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो आप नहीं बता सकते कि किससे ज़्यादा डरना चाहिए। अच्छा, जी। चलें, डॉक्टर जयपाल साहब आपकी तरफ हम आते हैं। आप जी बता दें ज़्यादा किससे डरना चाहिए? देखिए, डरना तो तमाम बीमारियों से अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती। इवन इंसान का कोई गला ख़राब हो या आंख में दर्द हो, मतलब इवन कोई भी, तो ये जो कॉमन बीमारियां अभी जो हमारे पास वायरस है, वो इत्तेफाक से जब हम डिस्कस करते हैं तो उनका तीनों को मच्छर पहुंचा रहा है। और ये हमारे सर, मच्छर को लेकिन इतना सीरियस लेते नहीं हैं हम, ना सरकार लेती है ना हम लेते हैं। हाँ, उसका रीज़न है क्योंकि देखें हम सीखते कैसे हैं, हमें मतलब कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारी स्टेट होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास कोई मरीज़ आए, उसके हाथ भी साबित हों, पाँव भी साबित हों,
लेकिन मेंटली रिटार्डेड हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करती है कि इस मुल्क में हमें लॉ एंड ऑर्डर कैसे करना है, प्रिवेंशन पे काम मच्छर करना की बात है, करें, मच्छर। हम मतलब सारा हाँ। रिलेटेड है ना। तो अभी उसमें होता है कि प्रिवेंशन में आएगा क्या, एक तो मच्छर कम होना चाहिए। मच्छर को कौन कंट्रोल करेगा, लाजमी है यहाँ मेयर साहब कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो लोग फैलाते हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि वो कचरा बाहर फेंक देते हैं घर के बाहर, मतलब प्रॉपर तरीके से हम उसको नहीं करते। गंदगी बहुत ज्यादा है, सफाई का गंदगी। निज़ाम जो है ठीक है, वो एक तो सरकारी सतह पे भी नहीं है और बिल्कुल लोग खुद भी जो है नहीं वो करते हैं। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको जो पानी यहाँ मिलता है हमारे मुल्क में जो लोगों को, हमारा न सैनिटेशन सिस्टम अच्छा है, जो मैडम ने बोला, पीने का पानी, मतलब हमारी बहुत सारी आबादी है जो पानी का साफ पानी उनके पास पीने का नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां पानी से होती हैं। फिर मच्छर से जो कंटामिनेशन हो रही है, एक मच्छर हो रहा है तो वो जब काटता है वहाँ के दूसरे को बीमारी दूसरे को पहुँचा रहा है, तो उससे हो रहा है। हेपेटाइटिस का इन्होंने जिक्र किया कोमल ने, तो क्या हेपेटाइटिस बहुत बढ़ रही है हमारे मुल्क में। अच्छा, इसके अलावा जो हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं वो है डायबिटीज़। हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं उसमें, मतलब पेशेंट वाइज भी, डेथ रेशो भी डायबिटीज़ का। तो ये क्योंकि उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे। एक आदमी, आम आदमी को ये पता ही नहीं कि मैं 300 पे शुगर पे कितनी मेरे लिए वो खतरनाक है। तो नहीं, ये डायबिटिक के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है सर? इसकी देखो 2-3 चीज़ें हैं ना। एक तो अवेयरनेस पहले तो उसको आए कि इसकी वजह क्या है। वजह एक तो फैमिली का है। जब मैं बीमार हुआ कि मतलब मेरे बच्चे तो अभी उनको फ्री में बीमारी दूंगा, ठीक है। एक तो नंबर 1 हेरिडिटी काज है, जैसे माँ बाप से शक्ल मिलती है ना, तो उसके में बीमारियां भी मिलती हैं। अगर मैं कार्डियक पेशेंट हूँ तो मेरे बच्चों को भी कार्डियक पेशेंट मतलब खतरा है, 3 में से 1 को हो जाए या 4 में से 2 को हो जाए। शुगर भी सेम। तो हमें एक तो हेरिडिटी से बचाना है कि मैं खुद को फिट रखूं, एक तो ये। दूसरा, हम जो ओवर वेट हैं, दैट इज द कॉज। हम जो फ्राई फूड खा रहे हैं उसका काज हो रहा है। दूसरा, हम लेट नाइट खा रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे पाबंदी नहीं लगाती कि रात को जो पिज़्ज़ा है बच्चों को मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है 12 के बाद। तो हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो 2 दोस्त हों, 2 भाई हों, पूरा पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं और उनको 1.5 लीटर की वो बोतल फ्री में दे रहे हैं, तो वो भी 1.5 लीटर की बोतल भी पी रहे हैं। एक तो हम लेट नाइट, वही हमारा यंगस्टर जब अमेरिका यहाँ से जा रहा है तो वहाँ 6 बजे डिनर करता है, उसके बाद उसका खाना पीना बंद, और यहाँ पे 2 बजे रात को खा रहा है। तो ओवर ईटिंग हमारा काज है, लेट नाइट ईटिंग हमारा काज है। हम शादियों में जाएं तो कोशिश करते हैं उसको 2-3 कोल्ड ड्रिंक पी लें, 2-3 उसकी कुल्फियाँ खा लें, मतलब ओवर ईटिंग, मतलब ठीक है। लेट नाइट भी हो गया जी। फैमिली में जब काज हो गया वो उसका। अच्छा, फिर प्रॉपरली लोग इलाज नहीं करवाते, प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका रीज़न भी है। कहीं तो पावर्टी भी उसका काज है, कहाँ ओवर सेचुरेशन है, जो जैसे जेपीएमसी में उनको डॉक्टर पहुंच ही नहीं पाते इतने मरीजों को। प्राइमरी जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले कि वो टर्शरी हॉस्पिटल में क्यों मरीज़ आए कि वो उसको वहीं अच्छी सहूलत मिले, वो नहीं है। तो हमारे जो मरीज़ हैं, एक तो पावर्टी की वजह से, वो कई लोग हैं जिनको पावर्टी इशू नहीं है लेकिन वो उनको पता होते हैं वो मिठाई खा रहे हैं, डायबिटीज़ भी है। तो मेरे पास सर बहादुर कौम है ना, बहुत बहादुर कौम है। नहीं, तो इसमें डरना चाहिए ना। देखो, डरना चाहिए सर, ना मोटरसाइकिल पे लोग हेलमेट अच्छा पहनते इसमें हैं, पता है, ना गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं। हमें सर किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, ना बिल्डिंग में कोई फायर अलार्म्स लगाते हैं, ना इमरजेंसी एग्जिट बनाते हैं। हमारे पास सर बहादुर कौम है सर। क्या आप डरा रहे हैं? ये मच्छरों से डरा रहे हैं हमको, ये बीमारियों से, गंदगी से डरा रहे हैं। हमारे पास क्या हो गया आपको डॉक्टर साहब? स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हो क्या गया डॉक्टर साहब आपको? इतनी बहादुर कौम को है जिसे कोई परवाह नहीं किसी चीज की। अमेरिका जैसे मुल्क कोई कानून पे अमल नहीं, कुछ नहीं, और आप कह रहे हैं जनाब मच्छर से डरो, गंदगी से डरो। करना पड़ेगा। अरे सर, इसका कोई हल नहीं है। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूँ कि जनाब हॉस्पिटल की बात करो। मैं कहता हूँ यार हॉस्पिटल तक जाने ना दो लोगों को। हमारे जो ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, उनको आबाद किया जाए। हमारे जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आबाद किया जाए। हमारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को आबाद किया जाए। लेकिन हमारे हॉस्पिटल आबाद नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल वीरान होने चाहिए। तो वो कैसे वीरान होंगे? वो तो वीरान कहाँ होंगे? वो सबसे ज़्यादा आबाद हॉस्पिटल है इस वक्त। खैर, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कराची में, और DHA की ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर्स मौजूद हैं। इनसे हम जान रहे हैं कि हमारे घरों में जो हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा एक प्रेशर है बीमारियों का लोगों का। तो डॉक्टर कोमल, आपसे मुझे फरमाएं कि एक तो ये जो आपने बड़ी बड़ी बीमारियां बताई हैं जो चल रही हैं, और ख़ासतौर पर चिकनगुनिया और मलेरिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे थोड़ा सा पहले स्टेज पर आते हैं, और वो है वायरल, जो सिंपल एंटीबायोटिक जिसमें खानी पड़ जाती है, गला ख़राब होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन हो गया। यानी ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जनाब आप कहीं गए, धूल मट्टी आई, 2-4 छींकें आई, और देन आपका गला ख़राब। अच्छा, पहले क्या होता है कि हर शख्स क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाता है ना, पहले लोग जोशंदा ख़रीदते हैं कि 2 दिन जोशंदा पीते हैं, फिर जो है वो उसके बाद जो है वो गरारे करते हैं, जनाब डिस्प्रिन लेके या नमक लेके जो है वो गरारे करते हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होते। फिर वो अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो एंटीबायोटिक लिखता है। तो ये वाला जो वायरस है, ये भी बड़ा बदतमीज़ हो गया, बगैर एंटीबायोटिक के जाता नहीं है। पहली बात तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन अलग होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलग होते हैं। वायरल इन्फेक्शन का अपना एक पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपना टाइम पूरा करके ही जाएगा। कितना टाइम होता है वो? 7 to 10 डेज। ठीक है, तो क्या करें 7 to 10 उसके अंदर कुछ भी नहीं करें। जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, वायरल फ्लू है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने एंटीपायरेटिक्स लेनी है, जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली पैनाडोल इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के अंदर जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है, माइल्जियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर सर हम बेचैन हो जाते हैं, हमें ठीक होना होता है, लोगों के काम रुके हुए होते हैं, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मुझे आप बताएं, आप कह रही हैं एंटीबायोटिक ना लो, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि इमरजेंसी में ख़ास तौर पे कोई भी जा रहा है, मुझे तो 99% महसूस होता है कि डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। अगर डिपेंड क्या करता है, सारे लोगों को लिखता है। आप चले, मैं कैमरा लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये आपको मना नहीं किया कि एंटीबायोटिक नहीं देनी है। हाँ। जिसको ज़रूरत है उसको देनी है। ये डिपेंड करता है जो फिजिशियन है जो लिख रहा है। हालत हो रही होती है, उसकी जिस्म में दर्द हो रहा होता है, पहली बात तो सिम्प्टोमेटिक, गला जो है वो दर्द कर रहा होता है, तो वो तो बोलता है भाई मुझे तो एक दिन में खड़ा करो। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ आपके या मेरे बोलने से नहीं होती। डिजीज़ अपना एक टाइम लेगी, आप कुछ भी कर लें, ठीक है। दूसरी बात, एंटीबायोटिक अगर आप किसी को दे भी देंगे, कम से कम उसको 48 to 72 आवर्स लगते हैं रिकवरी फेज आने में। वो अपना टाइम लेगी, आपकी और मेरे उससे कुछ भी नहीं होगा। बाकी जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है, जो बॉडी एक्स है, फीवर है, फ्लू है, उसके लिए आपको सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन देनी होगी। वायरल इन्फेक्शन की जो अलामात होते हैं वो अलग होते हैं, बैक्टीरियल के अलग होते हैं। जैसे आप एक सिंपल फ्लू ही ले लें, जो कि फ़ीवर के साथ आता है, बॉडी एक्स के साथ आता है, ड्राई कॉफ है, और जो उसके अंदर नेज़ल डिस्चार्ज है उसका कलर डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ अलामात होते हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। नो डाउट वायरल इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसका रीज़न ये है, जब भी आपको कोई एक इन्फेक्शन होगा, इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसकी रिस्क बढ़ जाता है कि उसको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपकी आवाम ऐसी है जिसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आपको प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक देनी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर तो अगर आपका पेशेंट है जो डायबिटिक है, उसको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, वो वायरल फीवर, लेकिन आपको पता है कि इसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कैच कर लेगा, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक देते हैं। अगर आप नहीं भी देंगे तो 2 दिन बाद उसका फिर कलर चेंज हो जाएगा, उसकी जो कंडीशन है वो पहले से और डिटोरिएट होगी। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को एंटीबैक्टीरियल जो है एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बुखार होना का रुझान होना, हाँ, इतना तेज़ बुखार होना, उसके बाद फिर वो यही होता है कि डॉक्टर बोलता है भाई लेट जाओ भाई, आप ड्रिप चढ़ेगी, आपके इंजेक्शंस लगेंगे, तो उसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं होता इतना तेज़ बुखार में। फ़ीवर के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें आप ये देखें कि फ़ीवर हो क्यों रहा है। अगर किसी पेशेंट को फ़ीवर है हीट स्ट्रोक की वजह से, तो उसमें तो आपने हाइड्रेशन करनी है, जो कि हाइड्रेशन हम लोग यूजुअली इंजेक्टेबल देते हैं। हीट स्ट्रोक से हट के बात कर रहा हूं। हीट स्ट्रोक से अगर आप हट के बात कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि अगर आपका पेशेंट
हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट में पानी की कमी नहीं है, तो उसको ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारी आवाम की भी एक मेंटालिटी है कि जब तक हम लोग ड्रिप नहीं लगवाएंगे हम लोग ठीक नहीं होंगे, और इसमें प्रेफर उनको किया जाता है अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन के साइंस हैं तो उसको फ्लूइड्स दिए जाते हैं, इंजेक्टेबल आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। अदरवाइज़ हम उनको यही एडवाइस करते हैं पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, पानी उबाल के पिएं, ताकि जो है पानी जैसे तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं लोग तो कहते हैं कि भाई मुझे इंजेक्शन लगाओ, मुझे कुछ भी करो, ये बुखार तो चले जाना चाहिए। तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे, जितनी देर में मैं यहाँ से हॉस्पिटल से निकलूँ बुखार भी साथ साथ जाए मेरे साथ। ये तो नहीं हो सकता डॉक्टर। नहीं तो होता है जब आपको, फिर वो कहते हैं, डॉक्टर बोलता है ठीक है भाई, अब आपको इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं तो चला जाता है। तो वो फिर लोकल जीपी जो होते हैं, लोकल क्या, हर जगह यही है भाई। चले आप बताएं डॉक्टर साहब, ये बुखार का। अच्छा, नहीं, डॉक्टर कोमल ने बिल्कुल सही कहा। देखो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मिसकंसेप्ट हमारे सोसाइटी में बनाए गए हैं, और दूसरा ये कमर्शियल, डॉक्टर आल्सो कमर्शियल हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे ज़िंदगी में मुझे डेंगू भी हुआ है, मैं भी बीमार हुआ, लेकिन मैंने 20-25 साल में कभी ड्रिप नहीं लगाया, सवाए जब मेरी आर्थोपेडिक सर्जरी हुई थी। देखो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ड्रिप से सही होगा, और जैसे इन्होंने बताया ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको, अच्छा उसमें मैं एक चीज़ ये भी क्लियर करता रहूँ, जो आपने वायरस का बोला, ये जो फ्लू विलू हमें हो रहा है ये सबको वायरस से भी नहीं हो रहा। पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत मेजर फैक्टर है। कराची में मुझे खुद डस्ट से एलर्जी है, मैं किसी मेले किताब को भी उठाऊंगा तो मुझे छींके शुरू हो जाएंगे, या कोई यहाँ झाड़ू लगा रहा। फिर आप क्या करते हैं? बता रहा हूँ, एंटी एलर्जी खाते हैं? बता रहा हूँ। तो एक तो मुझे उसको अवॉइड करना है कि मुझे जिससे एलर्जी है उससे मुझे दूर हटना है। या तो मैं मास्क लगाऊं, या तो मैं हाथ उसको धो लूँ फ़ौरन, उसको मिट्टी से अपने बचाऊं। उसके बाद भी अगर मुझे एलर्जी हो रही तो लाजमी एंटी हिस्टामिन खानी है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, नंबर 1। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि यहाँ डॉक्टर देते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेडिसिन का मिसयूज़ होता है, और इसी वजह से बहुत सारा हमारे यहाँ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, जो फ्यूचर में एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती। कई मरीज़ होते हैं जिनको खुद मिलती है, वो खुद खा रहे हैं, हर दफ़ा खा रहे हैं। अगर वो प्राइमरी हॉस्पिटल्स में भी लैब टेस्ट हो जाए, मरीज़ को पहले ही पता चल जाए कि इसको डेंगू है, सैंपल टेस्ट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मलेरिया का पेशेंट मलेरिया की दवाई के साथ भी एंटीबायोटिक खा रहा है, नज़ले वाला मरीज नज़ले के साथ मतलब कि वो एंटीबायोटिक खा रहा है। बिल्कुल, तो ये सब एंटीबायोटिक खा रहे हैं, और टेस्ट का रिवाज नहीं, कोई टेस्ट नहीं करा रहा। दूसरी आपने जो ड्रिप की बात की, कोई ड्रिप की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर ड्रिप के मरीज़ तमाम दवाइयों से सही हो सकते हैं, गोली से। हाँ, ड्रिप उस सूरत में देते हैं जब वो ओरली नहीं ले सकता, उसको वीकनेस हो रही है, फूड नहीं ले रहा, या कुछ दवाएं होती हैं जो ड्रिप में डाल के दी जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो भी मरीज़ इस काबिल है कि वो ओरल दवाई ले सकता है, तो उसको मतलब है कि उसको ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। वो हाँ, पानी उसका कम हो रहा है बॉडी में, तो लूज मोशन हो रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, या इनटेक नहीं कर रहा है, तो उसमें ड्रिप की। बाकी तो ड्रिप की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक आप ले सकते हैं। आपको मोशन अगर दिन में 10 भी हो जाएं, लेकिन आप हर मोशन के बाद अगर पानी पीता रहता है, वो बच्चा हो बड़ा हो, तो उसको ड्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वोमिटिंग भी साथ हो गई तो फिर तो फ़ौरन उसको ड्रिप लगी। ठीक है जी। और दूसरा सूरत हाल ये है कि कौन चाहता है कि बीमार हो? कोई नहीं चाहता। हमारी पहली दुआ भी यही होती है कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, आफ़ियत दे। और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है, या आपका कोई प्यारा बीमार हो जाता है, तो फिर हॉस्पिटल आप जाते हैं, और हॉस्पिटल में एक जैसे बुनियादी असूल है कि जनाब एज अ फर्स्ट सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री आपका इलाज मुफ्त होना चाहिए। अच्छा, कराची में काफ़ी हद तक ये फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन आबादी का इतना प्रेशर है, ख़ुद कराची की आबादी, और फिर दूसरा जो दूसरे शहरों से और दूसरे सूबों से और इवन दूसरी कंट्रीज़ से लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसकी वजह से जो है फिर इन द एंड आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह का बिल बनाते हैं, और फिर मल्टीपल एक चीज़ से निकलते हैं। अगर आपकी अबव आप 45 हो गए हैं तो एक चीज़ से निकलते हैं तो दूसरी में फंसते हैं, तीसरी में फंसते हैं। तो एक बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पास जो कुछ होता है ना, उसका सब कुछ बिक जाता है।
मैं गरीब आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मिडिल और अपर मिडिल की और बल्कि अमीर आदमी लोगों की भी बात कर रहा हूँ कि उनका भी सब कुछ जो है चला जाता है जब कोई बीमार होता है। तो ये एक बड़ी अजीब पोजीशन में हम आ जाते हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में और हमारे साथ डॉक्टर कोमल, डॉक्टर जयपाल छापिया मौजूद हैं। कोमल साहिबा फरमाइए, ये जो रश है बेनता हॉस्पिटल्स के अंदर, मैंने जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं कि हॉस्पिटल कोई जाए भी, हॉस्पिटल हमारे वीरान होने चाहिए, लेकिन हमारी प्रिवेंशन का हाल जो है वो आपके सामने है क्या है। तो ऑफ कोर्स लोग बीमार पड़ते हैं और कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर उसके बाद उसे सब चीज़ें असूली तौर पे फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अब वैसे ही इतनी महंगाई है, इतना प्रेशर है उसमें, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाता है तो वो तो फिर सब कुछ लुट जाता है उसका ना। तो गवर्नमेंट में जो इतना रश है आपकी नज़र में कैसे कम हो सकता है? जैसे आप पहले ही सर ने बताया था कि आपको बेसिक हेल्थ यूनिट जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं उनको बेहतर किया जाए। एक इसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके इतने डिस्टेंस पे आपका एक बेसिक हेल्थ यूनिट होना चाहिए, वहाँ पर आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें पेशेंट्स को, लैब इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करें ताकि जो उस एरिया के पेशेंट्स हैं अपने बेसिक हेल्थ यूनिट पे जाएं और उनके अगर वहाँ पे पेशेंट मैनेज नहीं हो सकता या उससे सिक पेशेंट है तो उसको सेकेंडरी या टर्शरी केयर सेंटर्स में रेफ़र किया जाए। दूसरा, आप इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे टर्शरी केयर सेंटर्स हैं हमारे पास कराची में, लेकिन कराची की आबादी और एरिया के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है, जो नंबर होना चाहिए उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पेशेंट्स हैं। जो मैंने 2 साल पहले 1 साल पहले ER का हालात देखे थे और जो अभी के हालात हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। पेशेंट का बहुत ज़्यादा बर्डन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे JPMC है, सिविल है, लेकिन आपने जैसे दूसरे हॉस्पिटल्स के नाम लिए, उनके पास इमरजेंसी तो है लेकिन उनके पास इतने बेड्स नहीं है कि वो पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। अल्टीमेटली वो पेशेंट सारे घूम फिर के रेफ़र होकर JPMC या सिविल में ही आते हैं। इसमें जिनको बेड्स की अवेलेबिलिटी होती है वो मिल जाते, नहीं तो बेचारे पेशेंट ER में रिटर्न होते हैं, जैसे बेड्स अवेलेबल होते हैं हम उनको अकोमोडेट करते हैं। उससे बचने का तरीका ये है कि टर्शरी केयर सेंटर्स जो हैं उसकी एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से या सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट जो हैं वो बनाए जाएं ताकि टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पे बर्डन कम हो सके। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। डॉक्टर जयपाल साहब, आप फरमाएं, कहते हैं ना हाई स्टेज की तरफ जाते हैं, उस हवाले से तो गवर्नमेंट का रोल बहुत बेहतर है, किसी हद तक मैं कह सकता हूँ। NICVD में बेहतर काम हो रहा है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जिना में, सिविल में, SIUT में, फिर इंडस हॉस्पिटल में। हेल्थ सेक्टर में सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है काफ़ी हद तक। मैं तो बहुत तनकीद करता हूँ सिंध गवर्नमेंट के जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से, लेकिन फिर भी हेल्थ में हम तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो सारी फोकस जो है वो चंद जगहों पर है। पूरा सिंध या पूरा कराची बाकी वैसे उधर कोई तवज्जो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई तवज्जो नहीं है। और बात ये है कि हमें उस हाई स्टेज पे जाने से पहले लोगों को रोकना है। हम क्यों ऑपरेशन या हाई लेवल पे जाएं किसी भी बच्चे को या किसी भी उम्र के लोगों को, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें बेहतर होंगी तो हम वक्त से पहले लोगों की बड़ी बीमारी को रोक सकेंगे। अच्छा, इसमें देखें, आपने तो तारीफ़ की, मैं नहीं करूँगा देखो गवर्नमेंट की तारीफ़। गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसका मैं मिसाल दूँ। अगर आपको नौकरी की ऑफर नहीं दी, मुझे लग रहा है। मैं आपको मिसाल दूँ। अच्छा। मेरी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, मैं 10 बच्चे आपको दिखा दूँ, देखो कितने पढ़ने वाले हैं, और 90 बच्चे जो हैं वो दिखाऊँ ही नहीं जो नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हमें वो 5-10 हॉस्पिटल सिर्फ गिनवाए जाते हैं, ये देखें बहुत अच्छा काम है। तो बाकी जो 90% हॉस्पिटल हैं उनका बहुत बुरा हाल है। वहाँ मतलब डिलीवरी करवाने का सामान नहीं है, ड्रिप लगाने का सामान नहीं है, सिरिंज नहीं मिलती मरीज़ को, सारी एक्सरे मशीनें ख़राब हैं। अब एक लियाकताबाद का मरीज़, एक औरंगी टाउन का मरीज़, वो जिना क्यों आए? उसका बेचारे का किराया लगता है। अच्छा, आपने लियाकताबाद की बात की, मैंने एक दफ़ा सोशल मीडिया पे लिखा कि हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनमें से 90% डॉक्टर्स को सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि वो सिर्फ एक जुमला कहते हैं, इसे कराची ले जाओ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने जो मिसाल दी, मैं उसकी नालायकी बताऊं कि बर्न्स हॉस्पिटल पूरे सिंध में एक है आपकी,
जी। कराची में, जो उमरकोट में जल हाँ, जाए। और यही वजह है कि तो हैदराबाद में जो इतना बड़ा वाकया हुआ अभी, तो उमरकोट वाला बिल्कुल। मर जाए, वो इधर इधर जल जाए आ जाए। तो ये गवर्नमेंट की कौन सी है? जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, जहाँ जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ बर्न वार्ड बन सकता है। नवाबशाह में बन सकता है, हैदराबाद में, लाड़काना में। मैं यूसी चेयरमैन के पास गया हूँ कि मेरे किलने के बाद मेन रोड पे ये किचरा पड़ा है, बोला है हमारे पास स्टाफ है, वो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। तो मतलब ये सारा सिस्टम है। तो हमें जब गवर्नमेंट सिखाएगी नहीं लोगों को, अच्छा पेनल्टी सिस्टम क्यों नहीं है? एक आदमी जो गलत काम कर रहा है, दूसरी गवर्नमेंट को जो चीज़ें देनी है, साफ पानी तो गवर्नमेंट को देना है ना, साफ हवा, जो गाड़ी धुआं दे रही है उसको चालान तो गवर्नमेंट को करना है। तो हम पोल्यूशन इसमें, हमारी सारी इंडस्ट्रीज का कचरा पानी समंदर में क्यों जा रहा है, पानी खराब हो रहा है, मछली मर रही। तो ये पोल्यूशन पे सारा फॉरेस्ट हमने क्यों काट के छोड़ दिया? हमारे पेड़ कहाँ गए? मैं छोटा था जब पैदा हुआ था कंदकोट में, तो नीम का पेड़ मेरे घर में था। आज नीम के पेड़ दिखाओ पूरे सिंध में कितने नीम के पेड़ हैं। तो हम दांत को भी वो नीम का वो लगाते थे, जो उसका लोग पत्ते ले जाते थे उसने। तो मैं बताऊँ, गरीब आदमी कोई अफोर्ड नहीं कर रहा। जहाँ मैं जनरल क्लिनिक करता हूँ, एक गरीब फैमिली में स्केबीज हो जाती है, वो एक मरीज से सारे मरीज फैमिली को, अब 6-7 लोग वो अफोर्ड ही नहीं करते कि इलाज, वो क्या करते हैं 2 का इलाज करवाते हैं तो दोबारा उनको वापस लग जाती है। तो गवर्नमेंट उनको बेसिक, ये इंसान का राइट है कि वो हेल्थ फ्री दे। एक फैमिली जो कि हमारे घर में बैठे प्रोग्राम दिख रही है, वो क्या अपनी अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करने के लिए, हेल्दी लाइफ बनाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स आप बता दें, ताकि वो कम से कम अपने तौर पे उनकी फैमिली जो सेहतमंद रह सके। देखिए, ये जो इसके लिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसके अंदर यही है कि जैसे सर ने बताया कि डायबिटीज़ है, उसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आप हेल्दी खाएं। आप देखें, हमारे पास इतनी महंगाई हो गई है कि लोग बेहतर खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उसके साथ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, वॉक करें, जो खा पी रहे हैं उसकी टाइमिंग बेहतर रखें। दूसरा, हेपेटाइटिस बी सी के लिए जैसे हमारी बात हुई थी, हेपेटाइटिस बी सी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बी के प्रिवेंशन के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, जो कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तरफ से फ्री में वैक्सीन दिए जाते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस सी से बचने का तरीका यही है कि अननेसेसरी इंजेक्शन से खुद को बचाएं, अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचाएं। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो किसी साफ़ सुथरी जगह से, किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से आप ब्लड लें जहाँ पे क्रॉस मैच किया जाए। अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो अपना इलाज करें। दूसरी चीज़, बाकी उसके बाद जैसे हमारे पास इन्फेक्शंस हैं, मलेरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, उसके अलावा चिकनगुनिया है, उससे बेहतर बचाव का तरीका यही है। जैसे आजकल मच्छर का सीज़न है, आप पूरी सोसाइटी को क्लियर नहीं कर सकते, आप अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। आप अपने घर को साफ़ रखें, अपनी जो गंदगी अपने मोहल्ले को भी साफ़ रखें। एग्जैक्टली, गली, घर और मोहल्ला, ये जिम्मे ज़रा लोग ले लें अपने। जी। उससे बाकी दूसरा ये है कि जब आप शाम के टाइम में या किसी भी पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं तो खुद को कवर कपड़े पहना के रखें, ताकि आपका जो जिस्म है वो ज़्यादा एक्सपोज होगा तो उसमें मॉस्किटो बाइट होने का रिस्क रहता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जा रहे हैं बाहर तो मॉस्पेल आते हैं, आप मॉस्पेल लगाएं। मॉस्पेल से क्या होगा कि मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, तो उससे वो बाइट करने के चांसेस कम होते हैं। घर पे जो मॉस्किटो कॉइल्स होती हैं, आप वो स्प्रे जो है वो चला सकते हैं, स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने खुद को मॉस्किटो से बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, आप जब घर पर हैं जहाँ पर नेट्स आती हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि आप खुद को मच्छर से बचा सकें। जो दूसरी पानी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, उससे बचने के लिए, या अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है, इन सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, साफ़ सुथरा पानी। साफ़ सुथरा पानी आप कैसे, आपको गवर्नमेंट नहीं दे रही, आप उसको बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। दूसरा, बाहर की जो जंक फूड है, रखा हुआ खाना है, बाहर जो ठेलों पे, स्टॉल्स में जो बाहर की पठान के खाने या दूसरे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर वो मक्खी भी आ रही होती है, वो सफाई भी नहीं होती। फिर उसके बाद लोग, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, क्या खाया, बाहर की निहारी खाई, बाहर की बिरयानी खाई, बाहर का ये खाया, बीमार होके आ जाते हैं। उससे बचने का तरीका यही सारी चीज़ें आप घर पे बना के इस्तेमाल करें। खा रहे हैं तो साफ़ सुथरी जगह से खाएं।
और दूसरा, हाथों को साफ़ रखें। जब भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद में भी बहुत अच्छे से हाथ धोएं। और जो भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनको अच्छे से पानी से धोकर अच्छे से पका के इस्तेमाल करें। जैसे कि इशारा किया हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान ने कि कुछ काम हमने करने, तो हम अपने हिस्से का तो काम कर लेना, कि जो गवर्नमेंट नहीं कर रही वो एक अलग मौजू है, लेकिन कम से कम हम अपने हिस्से का तो काम करें। हमारा मसला है कि हम वो भी नहीं करते। गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है। मच्छर के हवाले से जो बड़ी बात आ रही है इस वक्त, जो तो चिकनगुनिया है और उसके साथ साथ मलेरिया है, डेंगू है, तो इसलिए जो है ना वो इसके साथ तदारुक गवर्नमेंट ही कर सकती है। स्प्रे किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, हम अपने इर्द गिर्द मोहल्लों को जो है बेहतर करें। इसके अलावा जो पानी की बात है, पानी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब तो लोग ज़्यादातर मिनरल वाटर ही पी रहे हैं। अब मिनरल वाटर के मेयार का एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है, तो वो ज़रा लोग चेक करें कि वो क्या पानी पी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ग़िज़ा की बात जो आपने की है डॉक्टर साहिबा, के लोग बाहर जाते हैं कुछ भी खा लेते हैं। मसद मैं इस बात पे बड़ा अफसोस होता है मुझे कि कोई भी खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी शख्स का, और हमारे पास कोई लाइसेंस देने का तरीक़ेकार नहीं है, कोई पूछने का तरीक़ेकार नहीं है कि जनाब आपने कैसे जो है कोई ठेला लगा लिया, आपने कैसे कोई दुकान खोल ली, आपको जो किचन है वो कैसा है, ठीक है। यानी इन द एंड जो है मीडिया के लोग जाके वहाँ पे छापे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं, तो ये वैसे तो मीडिया का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का काम है कि भाई ये ऐसे रेस्टोरेंट्स या ऐसे छोटे बड़े जो होटल्स हैं खुलने नहीं चाहिए। वो कैसे खुल जाते हैं, खुल जाते हैं तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट फूड होना चाहिए। यानी हम जब तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं तो वो कोई सोच भी नहीं सकता कि जनाब किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह का खाना होगा, लेकिन हमारे पास हर खाने के ऊपर सवाल है एक बहुत बड़ा। तो हर कदम पे जो है वो गवर्नमेंट के फेलियर्स नज़र आते हैं, क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी तरफ भी चले जाएँ जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, जिस काम के लिए उसको तनख्वाह मिलती है। बल्कि वो तनख्वाह तो खैर वो अपना हक समझते हैं कि भाई ये तो हमारा हक है, मराहत हमारा हक है, लेकिन काम करना जो है वो हमारा नहीं है, काम जो है वो दूसरे तरीके से होगा। तो इसलिए इस पे एक बड़ा चेक एंड बैलेंस की, बड़े इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है। और अगर मैं और आप ये तवक्को रखें कि ये इक़दाम खुद गवर्नमेंट लेगी तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इस पर भी आवाम को उठना पड़ेगा और झंझोड़ना पड़ेगा इदारों को, तो चीज़ें जो है बेहतर होंगी। रिजवान जाफ़र, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।